Hello everyone, welcome to my channel. I am Arzu, a BSc PCM student at Even Christian College and I have completed 2 year here. So in today's video, I will be share my personal experience and everything you need to know about ECC admission 2026. In this video, we will cover previous year cutoff, non-CUET admission, required documents, fees, attendance, regular classes, scholarships, college life, and the most frequently asked question that you all asked in my comment section. I have selected the 11 most important question. So if you are planning to take admission in ECC this year, make sure you watch this video till the end because it can save you from a lots of confusion. So without wasting any more time, let's get started. Before we start with the admission process, let me tell you a little about ECC. Even Christian College, popularly known as ECC, is one of the constituent college of University of Allahabad. It is well known for its academic environment, experienced faculty, and a beautiful campus. If your goal is to build a big academic foundation, prepare for high study like MSc, NET, or PhD, then many students consider ECC a good choice because the college focus seriously on academic. As a BSc PCM student who has spent the last 2 year here, I have experienced both the good and the challenging side of college life. That's why in this video I'm not going to tell you only the positive thing. I will also share the reality of many things based on my own experience. So stay with me till the end because I will try to answer almost every question that a freshers usually has before join the college. The other most awaited topic previous year कट ऑफ्स। आप में से बहुत स्टूडेंट्स बार बार कट ऑफ के बारे में पूछ रहे थे, इसलिए मैंने लास्ट ईयर कंप्लीट कट ऑफ स्क्रीनशॉट्स कलेक्ट किए हैं ताकि आपको सिर्फ नंबर्स ही नहीं बल्कि कट ऑफ का पैटर्न भी समझ आए। सबसे पहले एक बात याद रखिए, कट ऑफ हर साल सेम नहीं रहती। ये एप्लीकेंट की नंबर, कैटेगरी, अवेलेबल सीट्स और एडमिशन प्रोसेस पर डिपेंड करती है। आप स्क्रीन पर जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं उन्हें ध्यान से ऑब्ज़र्व करिए। आप नोटिस करोगे कि हर राउंड के साथ कट ऑफ ग्रेजुअली डिक्रीज़ होती गई हैं। इसीलिए अगर आपका नाम सिर्फ लिस्ट में ही नहीं आता तो पैनिक मत करिए। बहुत बार स्टूडेंट्स को सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या इवन लास्ट राउंड में भी एडमिशन मिल जाता है। मैं आपको ये स्क्रीनशॉट सिर्फ मार्क्स दिखाने के लिए नहीं दिखा रही हूँ बल्कि इसलिए भी कि आपको एक रियलिस्टिक आइडिया मिल सके कि एडमिशन प्रोसेस कैसे मूव करता है। और एक रिक्वेस्ट, प्रीवियस ईयर कट ऑफ को सिर्फ रेफरेंस के लिए देखिए। इस साल की कट ऑफ कम्प्लीटली डिफरेंट भी हो सकती है, इसीलिए अननेसेसरी टेंशन मत लीजिए और ऑफिशियल अपडेट को रेगुलर फॉलो करते रहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, नॉन CUET एडमिशन। ये क्वेश्चन भी बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा था, स्पेशली उन स्टूडेंट्स ने जिन्होंने CUET नहीं दिया या जिनका स्कोर एक्सपेक्टेड नहीं आया। येस, ECC में नॉन CUET एडमिशन भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ अगर सीट्स वेकेंट रह जाती हैं। उन सिचुएशन में कॉलेज 12th मार्क्स के बेसिस पर कट ऑफ रिलीज़ कर सकते हैं। जैसा आप स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, मैंने लास्ट ईयर नॉन CUET कट ऑफ स्क्रीनशॉट भी अटैच किया है ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि प्रोसेस कैसे होता है। लेकिन एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट, नॉन CUET एडमिशन के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। सबसे पहले CUET एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, उसके बाद ही अगर सीट बची है तब नॉन CUET एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। और मेरी पर्सनल एडवाइस यही रहेगी कि सिर्फ नॉन CUET एडमिशन के भरोसे मत बैठिए। अगर आपके पास कोई अदर ऑप्शन है तो नॉन CUET एडमिशन को एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए, ना कि अपना ओनली ऑप्शन। और अगर हर साल नॉन CUET की मल्टीपल कट ऑफ आए ये ज़रूरी नहीं, कभी एक ही कट ऑफ आती है, कभी 2 या तीनों राउंड भी हो सकता है। ये कम्प्लीटली सीट और एडमिशन प्रोसेस पर डिपेंड करता है। इसीलिए ऑफिशियल एडमिशन अपडेट्स को रेगुलर चेक करते रहिए और किसी भी रूमर पर बिलीव मत करिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये भी एक ऐसा स्टेप है जिसको लेकर ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट टेंशन में रहते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। स्क्रीन पर जो नोटिस आप देख रहे हो ये प्रीवियस ईयर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नोटिस है। मैंने ये सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए दिखाया है कि वेरिफिकेशन प्रोसेस जनरली कैसे होता है। इस साल भी एडमिशन प्रोसेस के टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑफिशियल नोटिस रिलीज़ होगा, इसीलिए अभी से अननेसेसरी टेंशन मत लेना। बस
ऑफिशियल अपडेट का वेट करिए और नोटिस आने के बाद उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना। अब स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। फ़ोटो थोड़ी ब्लर हो सकती है बट आई होप आप मैनेज कर पाओगे। और मेरी एक छोटी सी एडवाइस है, लास्ट मोमेंट का वेट मत करना। अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उसकी 2-3 फ़ोटोकॉपी पहले से ही रेडी रखना। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ भी एक्स्ट्रा रखना, क्योंकि एडमिशन के टाइम कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए पता नहीं होता। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ऑफिशियल नोटिस को ध्यान से पढ़ना। अगर किसी डॉक्यूमेंट में कोई इशू हो या कुछ मिसिंग हो तो उसका पहले ही सॉल्व कर लेना। बस इतना ही। अगर आप डॉक्यूमेंट पहले से रेडी रखोगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस काफ़ी स्मूथ हो जाएगा आपके लिए। Once your admission is confirmed, the college usually conduct an induction program. Basically ये एक वेलकम सेक्शन होता है जहाँ आपको कॉलेज डिफरेंट डिपार्टमेंट, इम्पोर्टेंट रूल, फैसिलिटी और ऑल ओवर कैंपस लाइफ के बारे में बताया जाता है। अगर पॉसिबल हो तो इस प्रोग्राम को अटेंड ज़रूर करिए बिकॉज इट्स रियली हेल्पफुल फॉर एवरी फ्रेशर्स। आफ्टर द इंडक्शन प्रोग्राम रेगुलर क्लास स्टार्ट अकॉर्डिंग टू द क्लास शेड्यूल। इसीलिए ट्राई करिए कि फर्स्ट डे से ही क्लास अटेंड करें। इसी आप पे टीचर और क्लासमेट्स से इंट्रोडक्शन हो पाएगा और कॉलेज इन्वायरमेंट को भी ईजी अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ट्रस्ट मी, इट्स द बेस्ट वे टू स्टार्ट योर कॉलेज जर्नी। Now let's talk about the fee structure. I am showing you the previous year BSc fees structure just to give you an idea. Since ECC is a government college, the fees are generally affordable compared to many private colleges. However, the exact amount may change slightly every year, so don't worry if you notice a small difference. Always check the latest official fee structure at the time of admission. So without wasting any more time, let's move on to the 11th most frequently asked question about ECC admission. These are the questions that almost every student asks before taking admission. Some of them are based on fact while other are just common misconception. So let's clear every doubt one question at a time. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, अटेंडेंस एंड ज़ीरो पीरियड। सबसे पहले बात करते हैं अटेंडेंस की। ऑनेस्टली अटेंडेंस का कोई फिक्स्ड रूल हर डिपार्टमेंट या हर टीचर के लिए सेम नहीं होता। ये मोस्टली डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल टीचर पर डिपेंड करता है। और टीचर्स हर क्लास में अटेंडेंस लेते हैं और कुछ टीचर्स अटेंडेंस मेंटेन ही नहीं करते हैं। दे सिंपली फोकस ऑन टीचिंग एंड गिव देयर बेस्ट। अब बात करते हैं ज़ीरो पीरियड की। टाइम टेबल में आपको 9 AM से 9:20 AM तक ज़ीरो पीरियड दिखेगा, लेकिन ऑनेस्टली अब तक मेनली पर्सनली इस ज़ीरो पीरियड में कोई रेगुलर क्लास होते नहीं देखा है। इसीलिए स्टूडेंट्स यूजुअली अपनी फिक्स्ड टाइम पे ही आते हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्लास एंड शेड्यूल। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, क्या ECC में रेगुलर क्लास होती हैं और क्या रेगुलर क्लास अटेंड करना कंपलसरी है? येस, ECC में रेगुलर क्लास होती है। टीचर्स भी काफ़ी डेडिकेटेड होते हैं और अगर आप सिंसियरली पढ़ना चाहते हो तो आपको रेगुलर और प्रॉपर क्लास मिलेगी। अब बात आती है कि रेगुलर क्लास अटेंड करना कंपलसरी है या नहीं। ऑनेस्टली ये भी काफ़ी हद तक आपके डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल टीचर पर डिपेंड करता है। कुछ टीचर रेगुलर अटेंडेंस एक्सेप्ट करते हैं और कभी कभी स्टूडेंट्स को क्लास अटेंड करने के लिए इनकरेज भी करते हैं, लेकिन एंड में डिसीज़न कम्प्लीटली आपका है। अगर आप क्लास अटेंड करना चाहते हैं दैट्स ग्रेट। अगर आपको उस क्लास से बेनिफिट हो रहा है देन यू शुड टेक योर क्लास। और अगर किसी दिन किसी रीज़न से मिस हो जाए तो उसको बाद में नोट्स या सेल्फ स्टडी से मैनेज किया जा सकता है। सो रेगुलर क्लास होती है, टीचर सिंसियरली पढ़ाते हैं और अगर आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो डेफिनेटली क्लास अटेंड करना आपके लिए बेस्ट रहेगा। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ECC की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है? अब चलिए बात करते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, क्योंकि ये भी बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ECC इज़ वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी एजुकेशन। अगर आप सिंसियरली पढ़ना चाहते हो तो ये कॉलेज डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ के टीचर काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड हैं। मेरे डिपार्टमेंट में स्पेशली मैथ्स और केमिस्ट्री के टीचर्स बहुत सिंसियरली पढ़ाते हैं। कभी कभी तो सिलेबस आई थिंक लास्ट ईयर मैथ्स के सिलेबस तो हमारा 1 मंथ पहले ही कंप्लीट हो गया था। और इसी वजह से मैं हमेशा एक ही एडवाइस दूंगी, अगर टीचर्स आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो एज अ स्टूडेंट आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी इक्वल हार्ड वर्क करो, रेगुलर क्लास अटेंड करो, डाउट पूछो और सेल्फ स्टडी भी करो। बिलीव मी, अगर आप एफर्ट दोगे तो ECC आपको बहुत अच्छा एकेडमिक इन्वायरमेंट देगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्या टीचर्स नोट्स प्रोवाइड करते हैं और PDF कहाँ मिलेगा?
मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ़ द टीचर्स खुद ही क्लास में डिटेल नोट्स लिखवाते हैं, स्पेशली केमिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड मैथ्स के नोट्स तो आप मैथ्स के क्लास में ही समझ पाओगे। और अगर किसी सब्जेक्ट में टीचर नोट्स नहीं प्रोवाइड करवाते तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ईसीसी के टेलीग्राम ग्रुप्स और सीनियर्स के थ्रू बहुत अच्छे हैंड राइटिंग्स नोट्स और पीडीएफ इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। काफ़ी टीचर्स के नोट्स और स्टडी मटेरियल भी स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल होते हैं और मार्केट में भी अवेलेबल हैं। द मेन पॉइंट इज़ दैट मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स नोट्स और पीडीएफ से पढ़कर भी बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेते हैं विदाउट गोइंग द कॉलेज। लेकिन मेरी पर्सनल एडवाइस रहेगी कि सिर्फ पीडीएफ पर डिपेंड ना रहो। अगर पॉसिबल हो तो क्लास भी अटेंड करो और टीचर जो एक्सप्लेन करते हैं उसको भी समझो। सो नोट्स और स्टडी मटेरियल की टेंशन बिल्कुल मत लो, रिसोर्स की कमी नहीं है यहाँ पे बिल्कुल। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइब्रेरी कैसी है, क्या बुक्स इशू कर सकते हैं यहाँ पे? येस, ईसीसी हैज़ अ वेरी गुड लाइब्रेरी। हाँ, यहाँ से बुक्स इशू भी करवा सकते हो। एग्ज़ाम टाइम या एडमिशन सीज़न में कभी कभी कुछ पॉपुलर बुक इशू हो जाती हैं, इसीलिए हो सकता है कि उस टाइम आपको वेट करना पड़े, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम बुक अवेलेबल रहती हैं। और अगर आप घर पर पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपको एक पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए, तो लाइब्रेरी इज़ वन ऑफ़ द बेस्ट प्लेस फॉर सेल्फ स्टडी। वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत काम और स्टडी फ्रेंडली होता है, जिससे आप डिस्ट्रैक्शन के बिना अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो अगर आप ईसीसी ज्वाइन करते हो तो मेरी एडवाइस रहेगी कि लाइब्रेरी का मैक्सिमम यूज़ करो, ये आपकी स्टडी में डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल रहेगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्या ईसीसी में 90% या 80% स्कोर करना पॉसिबल है? कितना पढ़ना पड़ेगा? मेरा आंसर है येस, पॉसिबल तो है लेकिन ईजी बिल्कुल भी नहीं। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ईसीसी में स्कोरिंग इतना ईजी नहीं होता। यहाँ 50 to 60% स्कोर करना भी काफ़ी स्टूडेंट के लिए नॉर्मल रेंज होती है और 60+ को भी अच्छा स्कोर माना जाता है। एग्जैक्टली बहुत अच्छा। अगर किसी स्टूडेंट्स के 70+ मार्क्स आते हैं तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है। ऐसे स्टूडेंट्स यूजुअली अपनी क्लास के टॉप परफॉर्मेंस में होते हैं। ये जनरली डिफरेंट करते हैं सब्जेक्ट पे, कौन से सब्जेक्ट्स हार्ड है उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज अप्स एंड डाउन्स होती हैं। अगर आप सिंसियर क्लास अटेंड करते हो, टीचर्स के नोट्स फॉलो करते हो और डेली स्टडी करते हो तो आप अपना बेस्ट स्कोर ज़रूर अचीव कर सकते हो। सो अपना कंपैरिजन किसी और से मत करो, बस हर सेमेस्टर अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ईसीसी के साथ दूसरे कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं? ये भी एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आस्केबल क्वेश्चन। मेरा आंसर है येस, कर सकते हैं, लेकिन ये कम्प्लीटली आपकी कंसिस्टेंसी और टाइम मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। अगर आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका सिलेबस और आपके कोर्स का सिलेबस अगर अलग अलग है तो ऑनेस्टली ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। इस सिचुएशन में आपको कॉलेज और प्रिपरेशन दोनों को एक साथ मैनेज करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन आपके कोर्स से रिलेटेड है, जैसे आप बीएससी मैथ स्टूडेंट हो, आईआईटी जेम एमएससी एंट्रेंस या हायर स्टडी की प्रिपरेशन कर रहे हो, देन ईसीसी इज़ रियली गुड चॉइस। कॉलेज की एकेडमिक और टीचर्स आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने में काफ़ी हेल्प करते हैं, जो फ्यूचर स्टडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। और अगर आपका कोई गोल पीएचडी या हायर स्टडी है तो भी ईसीसी आपको एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन दे सकता है। बस एक बात हमेशा याद रखना, ईसीसी के साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पॉसिबल है लेकिन ईजी बिल्कुल भी नहीं है। आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, टाइम मैनेज करना होगा, डेली एफर्ट लगाना होगा। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स यही सपना लेकर के आते हैं कि मैं प्रिपरेशन और कॉलेज दोनों मैनेज कर लूँगा और फिर किसी एक में अटक के रह जाते हैं। ये बहुत ही मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं है। सो येस, यू कैन डेफिनेटली डू बोथ, बट ओनली इफ़ यू आर रेडी टू हार्ड वर्क एंड स्टे डिसिप्लिन। ये दोनों चीज़ अगर आपने कर लिया देन हाँ, प्रिपरेशन एंड ईसीसी एक साथ हो सकता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्या ईसीसी के साथ नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं? मेरा आंसर है येस, कर सकते हैं, बट ऑनेस्टली इट्स नॉट ईजी लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। ईसीसी में रेगुलर क्लास होती है,
प्रैक्टिकल्स होते हैं और स्पेशली बीएससी बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए फाइल्स, रिकॉर्ड्स और प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी होते हैं। इसीलिए कॉलेज और नीट दोनों को साथ में मैनेज करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है जो एडमिशन के टाइम बोलते हैं कि मैं ग्रेजुएशन के साथ नीट की प्रिपरेशन करूँगा, लेकिन कुछ टाइम बाद उसका पूरा फोकस सिर्फ कॉलेज या सिर्फ नीट में से किसी एक पर रह जाता। दोनों को इक्वली मैनेज करना हर किसी के लिए इजी नहीं होता, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इम्पॉसिबल है। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, टाइम मैनेज अच्छा है आपका, डेली कंसिस्टेंट पढ़ सकते हो, तो डेफ़िनेटली दोनों को साथ लेकर चला जा सकता है। मैं आपको ये नहीं बता सकती कि क्या सही क्या गलत, क्योंकि हर स्टूडेंट की सिचुएशन अलग होती है। मैं सिर्फ वही शेयर कर सकती हूँ जो मैंने अपने सीनियर्स और स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस को देखा है। सो अगर आप ईसीसी के साथ नीट प्रिपरेशन करना चाहते हो तो पहले अपनी प्रायोरिटी क्लियर रखो, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ और मेंटली रेडी रहो कि आपको नॉर्मल से ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। पॉसिबल है, बट ओनली इफ़ यू आर रेडी टू स्टे कंसिस्टेंट एवरी सिंगल डे। सो द 9th क्वेश्चन इज़ ईसीसी या सीएमपी कौन सा कॉलेज चूज़ करना चाहिए। ये भी एक बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि ईसीसी और सीएमपी दोनों ही इलाहाबाद के एफिलेटेड कॉलेज हैं, इसीलिए किसी भी कॉलेज को मैं बेटर या वर्स्ट नहीं बोल सकती। चॉइस कम्प्लीटली आपके गोल पर डिपेंड करता है। अगर आपका फोकस क्वालिटी एजुकेशन, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक, हायर स्टडी, एमएससी, नेट या पीएचडी है तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ईसीसी एक वेरी गुड ऑप्शन है। यहाँ की फैकल्टी अच्छी है, एकेडमिक स्ट्रॉन्ग है और आपका सब्जेक्ट बेस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन अगर आपका मेन गोल एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, रेलवे या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है जिसका सिलेबस आपके ग्रेजुएशन कोर्स से अलग है अगर, तो सीएमपी भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मेरे एक्सपीरियंस में वहाँ स्टूडेंट्स को कंपटीशन एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है अकॉर्डिंग टू ईसीसी। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ईसीसी से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक नहीं होते। दोनों कॉलेज से स्टूडेंट सक्सेसफुल होते हैं, बस डिफरेंस इतना है कि ईसीसी एकेडमिक पर ज़्यादा फोकस्ड करता है। सो कॉलेज चूज़ करने से पहले अपना गोल डिसाइड कर लो। अगर एकेडमिक और हायर स्टडी प्रायोरिटी है तो ईसीसी एक स्ट्रॉन्ग चॉइस है, और अगर आपका मेजर फोकस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो सीएमपी को भी कंसीडर कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे कॉलेज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क है, वही आपको सक्सेस दिलाएगा। द सेकेंड लास्ट टॉपिक इज़ बैक पेपर क्या होता है और कब लगता है। ऑनेस्टली मैं दिल से विश करती हूँ कि आपका कभी बैक पेपर से सामना ही ना हो, लेकिन फिर भी इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। सबसे पहले ईसीसी में जनरली आपके 2 मेजर और 1 माइनर सब्जेक्ट होते हैं और 1 साल में 2 पेपर होती हैं, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। सो अगर आप सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 दोनों मिला करके आप अगर 2 सब्जेक्ट में मतलब 2 मेजर सब्जेक्ट में अगर आप फेल होते हैं देन आपका ईयर बैक आता है, आपको ईयर रिपीट करना पड़ेगा। बट अगर 1 मेजर एंड 1 माइनर में अगर आपका बैक आता है देन आपको सेकेंड चांस मिलता है सेकेंड एग्ज़ाम देने का। सेकेंड एग्ज़ाम दे करके अगर आप इम्प्रूव कर सकते हो देन आप इस ईयर बैक से बच सकते हैं, अदरवाइज़ आपको उसमें भी ईयर रिपीट करना पड़ सकता है। सो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप मेजर सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करिए कि आपको एक चांस मिल सके अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट अप एंड डाउन हो तो। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, क्या ईसीसी में स्कॉलरशिप मिलती है। और बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं दीदी ईसीसी में स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं। ये स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन गवर्नमेंट की एलिजिबिलिटी गवर्नमेंटल रूल और आपकी कैटेगरी, इनकम, डोमिनेंशियल और डॉक्यूमेंट पर डिपेंड करता है। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश डोमिनेंशियल वाले स्टूडेंट्स जनरली स्टेट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं अगर वो एलिजिबल क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं। अगर आप यूपी के बाहर से हो तो आपको अपनी स्टेट की स्कॉलरशिप मिलेगी, ना कि यूपी की। और जहाँ तक अमाउंट की बात है, स्कॉलरशिप का कोई फ़िक्स्ड अमाउंट नहीं होता, हर स्टूडेंट को अलग अलग अमाउंट मिल सकता है। ये अपनी कैटेगरी, फैमिली इनकम और गवर्नमेंट के करंट रूल के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। मैंने ऐसा भी स्टूडेंट्स देखा है जिनका कॉलेज फ़ी लगभग 12,000 हो और उन्हें अराउंड 8,000 7,000 के आसपास स्कॉलरशिप मिली, लेकिन यह सिर्फ एक एग्जाम्पल है। हर स्टूडेंट का अमाउंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इसको फ़िक्स्ड अमाउंट मत समझना। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो तो डेफिनेटली अप्लाई करना और एडमिशन के बाद स्कॉलरशिप पोर्टल की डेट और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को टाइम पर कंप्लीट करना ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो।
Before ending this video, I just want to show you some of the comments and questions I received. These are the actual questions that inspire me to create this video, and I hope my answers have helped clear your doubts. Also, this is my first voiceover and my first long form video, so if you notice any small mistake in my pronunciation or presentation, I hope you will support and encourage me. I promise to keep improving with every video. If you found this video helpful, please don't forget to like, share it with your friends who are planning to take admission, and subscribe to the channel. Your support truly motivates me to create more helpful content. So thank you so much for waiting till end, and I will see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.